Dear students, welcome to Online Learning Media. 7 important steps to avoid spread of coronavirus. First, wash your hand regularly. Second, avoid touching your nose, mouth, and eyes. Third, cover your mouth while coughing or sneezing. Fourth, avoid crowded place. Fifth, stay home if you are not feeling well. Sixth, feeling breathing difficulty, contact your doctor. Seventh, stay updated on Government of India guidelines on COVID-19. Stay and be safe. In this video, we will be covering CBSE or NCERT syllabus for mathematics subject of class 10th. Chapter number 1, that is real numbers. रियल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे एंड नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दीज आर द नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को समझने का कि हम एक नंबर लाइन के थ्रू उसे समझते हैं। नंबर लाइन जो हमारी होती है उसमें हमारा बीच में 0 होता है, उसके बाद आपके इस साइड पे नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं। तो जब हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं और हमें जो भी नंबर्स वहां पे मिलते हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जब हम 0 से लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो वो सारे हमारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और राइट हैंड साइड जो नंबर होते हैं 0 के, उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो हमारा बीच में लाई करता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के, बट 0 इज नॉट एन इंटीजर नंबर। तो 0 को हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं मान सकते। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P एंड Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 7, 3/4, 6/5। 7 जो है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि P एंड Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। जब हम 7 को 7/1 लिखते हैं तो वो 7 के ही इक्वल होता है, सेम होता है। या हम 7 लिखें या 7/1 लिखें, बोथ आर सेम। तो हमारा रैशनल नंबर जो है 7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P एंड Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक √3, √2, √7। इन्हें हम P एंड Q की फॉर्म में, जैसे हमने 7, 3/4, 6/5 लिखा है, वैसे हम इनको नहीं लिख सकते, इनको हम वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो √3, √2, √7 और जो भी हमारे ऐसे नंबर्स होंगे उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलॉग्रिथम। एलॉग्रिथम क्या होता है? इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हम ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि हमें उस सिस्टमैटिक वे में, उस सीक्वेंस में ही उस काम को करेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमें शॉपिंग के लिए जाना है। तो शॉपिंग के लिए जब हम जाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमें सामान लेना है उसकी लिस्ट लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान परचेज करना है। सामान हमने लिख लिया। उसके बाद हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं। फिर किस व्हीकल से हमें जाना है, कौन सा रूट हम लेंगे, ये सारा हमारा सीक्वेंस में चलेगा। कोई भी स्टेप हम आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद हम जब शॉप पे पहुंचते हैं तो हमें जो चीज़ लेनी है हमने उसे लिया, उसके बाद हम उसकी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। तो ये क्या, हमारा सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। कोई स्टेप हम आगे या पीछे नहीं कर सकते, इसमें स्टेप्स सीक्वेंस में ही फॉलो होंगे। नेक्स्ट है आपका लेमा। लेमा होता है आपका प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ की जा चुकी है, सॉल्व की जा चुकी है, उस स्टेटमेंट में जब हम कुछ वैल्यूज पुट करके और एक अनदर स्टेटमेंट की वैल्यू निकालते हैं, एक अनदर वैल्यू निकालते हैं, उसे हम लेमा बोलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। तो हम उसमें ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा एक राइट एंगल होता है,
राइट एंगल मीन्स जिसकी यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू होगी, दिस इज योर परपेंडिकुलर साइड, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए कि आपके पास h की वैल्यू गिवन नहीं है, p की वैल्यू आपकी जो है 4 है, बेस की आपकी वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, फॉर्मूले की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि हमारा क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा जिससे कि हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सके। तो पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूले को हम लिखेंगे अब h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे p एंड b की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, h हमें निकालना है, p की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, b जो है हमारा 3 है तो 3 का भी स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 आ गई, उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई 25। तो ये हमारी वैल्यू जो है किसकी आई, h स्क्वायर की, h स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 आई। बट हमारी जो वैल्यूज है हमें कैसी चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 25 का हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो 25 का अगर हम रूट निकालते हैं तो हमारा आता है 5। इसका मतलब कि हमारी h की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हमारी एक एल्गो है जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो राइट एंगल था उसमें हमने देखा कि हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी थी उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था उस फॉर्मूले में हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। तो हमें सिस्टमैटिक वे में अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। दिस इज एल्गो। जैसा अभी हमने पढ़ा एलोग्रिथम के बारे में, उसका एग्जांपल हमने लिया, वैसे ही लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं उसका, लेमा जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही एक स्टेटमेंट है हमारी, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, दैट इज प्रूवन स्टेटमेंट। अब हम इसका यूज करके चेक करते हैं कि 9 और 8 इनमें से इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। चलिए अब 9 को डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 2 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है, क्वेश्चन हमारा 4 आ रहा है और रिमाइंडर इज 1, इट मींस 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब कि ये हमारा इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, क्वेश्चन हमारा 4 आता है, इट मींस 8 इज कंप्लीटली, इट मींस कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 जो है हमारा क्या है, इवन नंबर है हमारा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमारी एक स्टेटमेंट है कि जो भी नंबर्स हैं हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड करके देखा, तो ये हमारी प्रूवन स्टेटमेंट थी, उसको हमने यूज करके और अपने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया, तो ये हमारे लेमा का एग्जांपल है, दैट इज लेमा। Now, we will be studying Euclid's division lemma. To understand Euclid's division lemma, we need to go through with a question. Let's read and understand this question first. A trader was moving along a road selling eggs. An idler who didn't have much work to do, started to get the trader into a wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. If counted in pairs, 1 will remain. If counted in threes, 2 will remain. If counted in fours, 3 will remain. If counted in fives, 4 will remain. If counted in sixes, 5 will remain. If counted in sevens, nothing will remain. My basket cannot accommodate more than 150 eggs.
अब ट्रेडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टू ट्रेडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो उसने बताया कि एग जो थे कितने थे, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम E इक्वल्स टू एग एक्स। ई को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स के लिए। तो स्टेटमेंट हमारी पहली, इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। तो उसकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। तो हमने ई जो एक्स के लिए लिया था ई इक्वल्स टू 2q + 1, क्योंकि उसने बताया था कि 2 पेयर्स थे, उसमें एक उसके पास बच रहा था। अगर मैं 2 पेयर्स बनाता हूँ तो उसमें से एक बचता है, एक एग फिर भी बच जा रहा है, 1 विल रिमेन। तो उसके लिए पहले के लिए स्टेटमेंट बना दी। नेक्स्ट है उसका स्टेटमेंट, इफ काउंटेड इन 3s तो उसके पास 2 रह जाते हैं। तो इसके लिए भी हम स्टेटमेंट ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पे 3 जब अगर वो 3 अगर वो लेता है तो उसके पास कितने बच जाते हैं, 2 रिमेन बच जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इफ काउंटेड इन 4s। अब 4 का अगर ले रहा है वो, तो 3 बच जाते हैं, 3 विल रिमेन। इसके लिए स्टेटमेंट बना लेते हैं हम। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ काउंटेड इन 5s 4 विल रिमेन। हमने ई ले लिया एक्स के लिए। y + 4, 5 उसने लिए थे, काउंट किए थे, तो उसके पास 4 बच जा रहे थे, तो ये 4 आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इफ काउंटेड इन 6 में काउंट कर रहा है अगर वो, तो उसके बाद 5 एग बच जाते हैं। तो हमने इसकी स्टेटमेंट बनाई है, 6x + 5 रिमेन, और 6 अगर वो काउंट करता है तो पेयर्स में। नेक्स्ट है हमारा, इफ काउंटेड इन 7s 7 का अगर वो काउंट कर रहा है तो उसने बताया था कि नथिंग विल रिमेन, उसके पास एक भी एग नहीं बचता। इसके स्टेटमेंट भी हम बना लेते हैं, 7n प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, बिकॉज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स होगी जो आप 1 बाय 1 ऐसे लिख लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप 2q + 1, 3u + 2, 4z + 3, 5y + 4, 6x + 5, 7n + 0। दीज आर द स्टेटमेंट्स जो हमने अभी उसकी अकॉर्डिंग ट्रेडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बनाई है। ट्रेडर ने इन रिस्पॉन्स के साथ एक और बात बताई थी लास्ट में, कि उसकी जो बास्केट है, बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150x। इसका मतलब उसने एक ये लिमिट हमें बता दी है कि 150 से ज़्यादा एक्स
उसमें नहीं आ सकते उसकी बास्केट में। लेकिन उसको ये नहीं पता, इस जो सिचुएशन उसने बनाई है उसमें उसको ये नहीं पता कि एक्स थे कितने, बस उसको अपनी बास्केट का पता है कि उसकी बास्केट में 150 से ज़्यादा एक्स नहीं आ सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो 2q + 1, 2 हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइज़र है, ठीक है। 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जब हम कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, 1 आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे डिवाइड मैं कर रही हूँ पेयर्स को, जो मेरे पेयर्स बने हैं एग के, उनको मैं अगर 3 के पेयर्स बनाती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। 4 के पेयर्स बनाती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 बच जा रहा है। 5 के पेयर बना रही हूँ तो 4 बच जा रहा है। 6 के पेयर्स बना रही हूँ तो 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। बट 7 के केस में जो है पेयर 7 का बना रहे हैं तो 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको एज ए एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज़ पूरे इसमें फॉलो हो रही है, वो क्या कि डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर जब मैं देख रही हूँ उस केस में सबका रिजल्ट 1 आ रहा है। ध्यान से देखिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें देखिए हमारा जो डिवाइज़र है दैट इज़ 2। डिवाइज़र हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है। रिमाइंडर हमारे यहाँ पे क्या है, 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेटमेंट में मेरी, यहाँ पे मेरा डिवाइज़र कितना है, 3। रिमाइंडर कितना है मेरा, 2। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। यहाँ पे डिवाइज़र कितना है मेरा, 4। रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3। इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ऐसे ही मैं अपनी फोर्थ स्टेटमेंट को अगर लेती हूँ, उसमें भी 5 मेरा डिवाइज़र है, रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी मेरा 1 आ रहा है। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ इक्वेशन। इसमें मेरा डिवाइज़र जो है 6 है, रिमाइंडर इज़ 5, देन 6 - 5 = 1। इतने में तो ये सारा फॉलो हो रहा है। इसको हम एज ए एक्सेप्शन अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, लीव इट। अब इनको अगर मैं देखती हूँ तो इसमें पूरे में एक ही चीज़ फॉलो हो रही है। और जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने फॉलो होती है, तो हमारे पास उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए हमें एक तरीका बताया गया है कि कैसे हम इस तरह की इक्वेशंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि क्या करना है आपको। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट्स बनी है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे डिवाइज़र्स आए हैं, जितने भी हमारे इस इक्वेशन के थ्रू इन इक्वेशन में डिवाइज़र हैं, उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये जितनी भी हमारी इक्वेशंस हैं, इनमें जो हमारे डिवाइज़र्स आए हैं मैंने आपको यहाँ बताया था। जैसे इसमें फर्स्ट में हमारा डिवाइज़र है, फर्स्ट इक्वेशन में 2, नेक्स्ट में हमारा डिवाइज़र था 3, फिर 4, फिर है 5 एंड 6। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलसीएम लेना है आपको। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 हमारा क्या आया, 2 × 3 × 2 × 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे अब, 6 × 10 दैट इज़ 60। तो जो हमारा एलसीएम आया इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा 60 आ रहा है। जो हमने डिवाइज़र्स लिए उसका एलसीएम 60 आ रहा है। तो
अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बताया उसने एक्स का कि उसकी जो बास्केट थी उसमें जो एग थे वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये तो हमारी वैल्यू 60 आई, तो इससे हम ज़्यादा और वैल्यूज ले सकते हैं, तो हम 60 का डबल कर देते हैं। पहला हमारा हो गया 60, नेक्स्ट है 120, 180, तो 180 से ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 150 से कम ही वैल्यू हमें चाहिए, तो 180 भी हमारा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन दोनों के बीच में या यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था कि जो हमारा नंबर है वो 150 से कम होना चाहिए, उसकी बास्केट में 150 से ज़्यादा नहीं है, तो 180 हमारा हम नहीं ले सकते। 60 और 120 जो पेयर है इनमें से ही हमें कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो भी नंबर है अगर वो डिविजिबल, अगर 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 तो बचता नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अगर हम करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 2 बचता नहीं है। 4 से अगर 60 को डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर नहीं बच रहा है यहाँ पे। 5 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 भी नहीं बच रहा। 6 से कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 5 नहीं बच रहा। और लास्ट जो हमारी कंडीशन है 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। इसका मतलब ये 60 भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो इससे परफेक्टली डिविजिबल है, और परफेक्टली डिविजिबल होने का कारण 60 जो है हम उसको नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी पहले भी किया था कि जो भी हमारा नंबर था हम उसको 1 से माइनस कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से 60 में से भी 1 माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हम 120 जो हमारा सेकंड नंबर जो हमने लिया है इसको भी 120 से 120 को भी -1 कर देते हैं। 60 को 1 से माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, दैट इज़ 59, और 120 को 1 से किया दैट इज़ 119। अब हमारे इन दो नंबर्स को हम चेक करते हैं। इसमें जो कंडीशन है वो बताई गई है कि जो नंबर है हमारा दैट इज़ डिविजिबल बाय 7, इनसे डिविजिबल नहीं है बट 7 से डिविजिबल है, बिकॉज रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 0। तो हमारी लास्ट जो कंडीशन है अब हम उसको ले लेते हैं। इक्वेशन थी हमारी E = x = 7n + 0, 7 के पेयर था। तो अगर हम यहाँ पे 59 लेते हैं और 7 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या परफेक्टली डिविजिबल है, क्या रिमाइंडर हमारा 0 आएगा? तो हम करके देखते हैं। 7 की टेबल में 7 8 जा 56 होता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर फिर भी रिमेनिंग बच रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हम 59 को नहीं ले सकते हैं। अब हम 119 को लेते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारी थी 119, अब हम इसको लेके और 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमारी जो लास्ट कंडीशन थी हमारी इक्वेशन की, तो नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 119 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पर हमारा 4 एंड 9, तो यहाँ पे हमारा 7 7 जा 49, इट मीन्स द रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है वो 119 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 119 जो थे x हमें मिल जाते हैं। जो ट्रेडर था उसकी बास्केट में x कितने थे, 119, दैट विल बी द आंसर।